हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक कलाकार यानी आर्टिस्ट हैं या आप बनना चाहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? जैसे क्या हर रोज एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन ढूंढना और एक ओरिजिनल पीस ऑफ आर्टवर्क बनाना जो किसी और से मेल ना खाता हो आपके लिए मुश्किल हो रहा है? क्या आप नहीं जानते कि एक कलाकार होने के लिए किन चीजों के आसपास रहना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है? क्या एक नए आर्ट फॉर्म को शुरू से समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है? क्या आप नहीं जानते कि आइडियाज से इंस्पायर कैसे हुआ जाता है? या आप ये नहीं जानते कि आपका अपना खुद का स्टाइल क्या है और आप इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं? या आप ये नहीं जानते कि अपनी कला को लोगों के सामने कैसे लाया जाए ताकि आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर ही ना रह जाएं? क्या आप ये भी नहीं जानते कि आर्टिस्ट की लाइफ के बैड फेज को कैसे जिएं और कैसे इससे बच सके? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे लेसन हर तरीके के आर्टिस्ट के लिए सूटेबल हैं, जैसे कि म्यूजिशियन, पेंटर, सिंगर, आर्किटेक्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, सबके लिए है। ये वीडियो हमारे इस चैनल बूस्ट योर सक्सेस हिंदी का फर्स्ट वीडियो है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये सारे लेसन स्टील लाइक एन आर्टिस्ट नामक एक बुक में से है जिसे कि ऑस्टिन क्लियोन ने लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इस बहुत ही सिंपल डायग्राम से ऑथर एक बहुत बड़ा लेसन देना चाहते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि जब भी आप इस दुनिया में कुछ भी देखते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो अच्छा है या बुरा है। आप ये सोचिए क्या वो चुराने लायक है या वो चुराने लायक नहीं है। अगर वो चुराने लायक है तो आप वहाँ से चुराइए और आगे बढ़िए, और अगर वो चुराने लायक नहीं है तो आप कोई ऐसी चीज ढूंढिए जहाँ से आप कुछ चुरा सकते हैं और इसी खोज को चलने दीजिए। डेविड बोवी ने अपने एक कोट में कहा है, मैं सिर्फ उसी आर्ट को स्टडी करता हूँ जहाँ से मैं कुछ चुरा पाऊँ। लेसन नंबर 2, नथिंग इज ओरिजिनल। जी हाँ, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ऑस्टिन कहते हैं जब भी कोई किसी चीज को ओरिजिनल कहता है तो 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि उसे उसकी ओरिजिनल सोर्स का पता नहीं होता। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में कोई भी आर्ट वर्क हो, वो नया नहीं, वो उसी आर्ट वर्क के प्रीवियस वर्जन के ऊपर बिल्ड किया गया है। बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। और फ्रेंच राइटर एंड्रे गाइड ने बहुत अच्छे शब्दों में ये कहा है कि जो भी कहा जाना चाहिए था वो ऑलरेडी कहा जा चुका है, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था इसलिए उसे दोबारा कहा जाना चाहिए। ऑस्टिन भी यही कहते हैं कि हमें एज एन आर्टिस्ट खुद से इस बर्डन को खत्म कर देना चाहिए कि हमें सब कुछ कम्प्लीटली ओरिजिनल बनाना है। विलियम रैल्फ एक कोट में ये कहते हैं कि ओरिजिनलिटी एक्चुअली अनडिटेक्टेड प्लेजरिज्म है, यानी कि ऐसी चोरी जो आज तक कभी पकड़ी न गई हो। लेसन 3, द जीनियोलॉजी ऑफ आइडियाज। हर नया आइडिया बेसिकली एक मैशअप या एक रिमिक्स होता है 2 या 2 से ज्यादा पुरानी आइडियाज का। हम एक इंसान के तौर पर अपने मदर, फादर और अपने सारे एंसेस्टर्स का मिक्स ही तो हैं। ऑस्टिन कहते हैं जैसे फैमिलियल जेनियोलॉजी है वैसे ही जीनियोलॉजी ऑफ आइडियाज भी है। ऑथर कहते हैं हम अपनी फैमिली तो चुन नहीं सकते, लेकिन हम अपने टीचर्स, फ्रेंड्स, अपना म्यूजिक, अपनी मूवीज चुन सकते हैं। हम इन सब चीजों का मैशअप होते हैं। जो भी इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर हैं उन सब चीजों को मिलाकर हम बनते हैं। लेसन 4, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑथर कहते हैं एक आर्टिस्ट एक कलेक्टर होता है, उसे चीजें इकट्ठी करनी चाहिए, लेकिन एक होर्डर नहीं। होर्डर होता है जमाखोर जो कि कुछ भी इकट्ठा करता रहे। आर्टिस्ट बहुत सोच समझकर चीजें कलेक्ट करता है, वो चीजें जो उसे बहुत पसंद हो। एक इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि हमारी इनकम हमारे करीबी 5 दोस्तों की इनकम की एवरेज होती है। ऑस्टिन भी ये कहते हैं कि एक नॉर्मल इनकम की तरह आइडियाज इनकम भी होती है। हम खुद को जितनी अच्छी चीजों के आसपास रखेंगे उतने अच्छे हम एज एन आर्टिस्ट बन पाएंगे और उतने ही अच्छे हमारे आइडियाज होंगे। ऑस्टिन की माँ हमेशा कहा करती थी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑस्टिन को ये बात तब तो समझ में नहीं आई, लेकिन आज ऑस्टिन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम जितने अच्छे आइडियाज कलेक्ट करेंगे एज एन आर्टिस्ट हम उतने अच्छे बनते जाएंगे। लेसन 5, क्लाइंब योर ओन फैमिली ट्री। ऑथर एक बहुत ही अच्छा तरीका देते हैं किसी भी आर्ट फॉर्म को समझने का और उसकी गहराइयों तक जाने का। अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म की हिस्ट्री को एक साथ समझना चाहेंगे तो आप हताश हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। आप जिस भी आर्ट फॉर्म को समझना चाहते हैं उस आर्ट फॉर्म के एक हीरो को चुनिए। उस हीरो के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कीजिए। उन्होंने क्या बनाया, कब बनाया, किस तरह से बनाया, उनकी थिंकिंग क्या थी। इसके बाद आप 3 ऐसे लोग चुनिए जिनको वो पसंद करते थे। ऐसा करते हुए आप अपनी आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे से एक ट्री की तरह समझते जाएंगे। आप इसे उतनी बार कीजिए जितनी बार आप कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इस ट्री को समझते जाएंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको अपनी ब्रांच इस ट्री से कैसे निकालनी है। मीनिंग कि आपको अपने आइडियाज इस ट्री से कैसे निकालने हैं, उन सब आइडियाज को मिलाकर जो कि आपने ये ट्री बनाते बनाते सीखे। और वो सब लोग जिनको आपने ये ट्री बनाते बनाते समझा और उनसे सीखा, वो आपके साथ एक फ्रेंडली घोस्ट और एक मास्टर की तरह रहेंगे।
लेसन नंबर 6, सेव योर थेफ्ट्स फॉर लेटर। जैसा कि हमने लेसन 1 में सीखा था कि एक आर्टिस्ट को हमेशा आइडियाज की खोज में होना चाहिए। ऑस्टिन कहते हैं कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखें। आप जहां भी जाएं, जो भी आइडियाज आपको आए, आप उन्हें नोट कीजिए ताकि आप उनको इस्तेमाल कर सकें जब भी आपको उनकी जरूरत पड़े। ऑस्टिन कहते हैं आप इसे एक स्वाइप फाइल का नाम दे सकते हैं, जिसमें से आप आइडियाज को स्वाइप कर सकते हैं। ये वो आइडियाज हैं जिनको पहले कभी आपने चुन के रखा था और अब आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी स्वाइप फाइल डिजिटल और एनालॉग दोनों हो सकती है। आप इसे अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं या फिर आप एक नोटबुक में ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे जो कि चुराने लायक है, आप उसे अपनी स्वाइप फाइल में सेव कीजिए और फिर जब भी आपको इंस्पिरेशन की कमी दिखे, आप अपनी स्वाइप फाइल खोल लीजिए। लेसन 7, डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर टू गेट स्टार्टेड। ऑस्टिन कहते हैं अगर आप यूं ही बैठकर ये सोचते रहेंगे कि आप कौन हैं एज एन आर्टिस्ट, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको क्या बनाना चाहिए, तो आप पूरी उम्र ऐसे ही बैठकर सोचते रहेंगे। बेहतर ये होगा कि आप चीजें बनाएं, अपनी आर्टिस्टिक फॉर्म में हर फॉर्म बनाएं और वो बनाते बनाते आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी आइडेंटिटी एज एन आर्टिस्ट क्या है और आपकी आर्टिस्टिक फील्ड में आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ऑस्टिन कहते हैं यू आर रेडी, आप तैयार हैं, चीजें बनाइए। इस किताब में एक मनोवैज्ञानिक स्थिति यानी कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न का जिक्र किया गया है, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। इस विषय पर किताब में कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा अध्ययन करने पर हमने ये पाया ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान अपनी योग्यताओं और अपनी उपलब्धियों पर खुद ही शक करने लगता है। ऐसे इंसान को लगता है कि वो जिंदगी में ज्यादा कुछ पा नहीं पाएगा और अगर वो पा भी ले तो वो ये सोचता रहता है कि वो इस सब के काबिल नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे उन्हें कुछ पता ना हो कि वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ नहीं। हम अगर ये कहें कि ये मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत आम है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन ऑस्टिन कहते हैं अगर हम एक ऐसे आर्टिस्ट को जिसने अपने फील्ड में बहुत नाम कमाया हो ये पूछें कि उसने ये सब कुछ कैसे किया, तो वो आपको सच बताएगा और वो सच ये होगा कि उसे भी नहीं पता कि उसने वो सब कैसे किया। वो सिर्फ और सिर्फ हर रोज अपना काम करता था। लेसन 8, स्टार्ट कॉपिंग। ये लेसन मेरा वन ऑफ द फेवरेट लेसन है। कोई भी आर्टिस्ट जन्म से ही एक स्टाइल लेकर नहीं आया है। हर आर्टिस्ट के खुद की फील्ड के कुछ हीरोज हैं और वो वैसा बनना चाहता है। अपने हीरो को कॉपी करने से हर आर्टिस्ट बहुत कुछ सीखता है। ऑस्टिन यहाँ कॉपी तो कह रहे हैं, लेकिन उनका मतलब प्लेजरिज्म नहीं है। प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी ये तब होता है जब कोई आर्टिस्ट किसी और आर्टिस्ट के काम को खुद का कहकर बताए। ये गलत है। ऑस्टिन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉपी एक रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह है। जैसे एक कार का मैकेनिक एक कार को खोलकर फिर से जोड़ने की ट्राई करे ये जानने के लिए ये कार बनी कैसे। हम कॉपी करके बहुत कुछ सीखते हैं। ऑस्टिन एग्जाम्पल देते हैं बीटल्स बैंड का, जो कि पहले एक कवर बैंड थे। वो दूसरों के गाने बजाया करते थे। बैंड के मेंबर्स अक्सर बताते हैं कि उन्होंने अपने गाने इसलिए बनाने शुरू करे ताकि उनका सेट कोई प्ले ना कर सके। अब यहाँ सवाल दो हैं, किसे कॉपी किया जाए और क्या कॉपी किया जाए। ऑस्टिन कहते हैं किसे कॉपी करना है ये तो आसान है। आप अपने हीरोज को कॉपी कीजिए, वो हीरोज जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं और जैसा बनना चाहते हैं। ऑस्टिन कहते हैं आप एक हीरो को कॉपी मत कीजिए, आप बहुत सारे हीरोज को कॉपी कीजिए। अगर आप एक हीरो को कॉपी करेंगे वो प्लेजरिज्म होगा, और अगर आप बहुत सारे हीरोज को कॉपी करेंगे तो आप एक खोज की तरफ बढ़ेंगे, एक नई खोज, और यही होगी आपकी पहचान। ऑस्टिन ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ अपने हीरोज का काम कॉपी ना कीजिए, आप ये भी देखिए कि वो काम करते करते उनकी सोच क्या रही होगी, उनका माइंडसेट कॉपी करने का ट्राई कीजिए। अगर आप सिर्फ उनके काम तक रहेंगे तो आप कुछ ज्यादा नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर आप उनके मानसिक स्तर को समझेंगे आप उन हीरोज से बहुत कुछ सीख पाएंगे, और यही आपको एज एन आर्टिस्ट आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऑस्टिन ये भी कहते हैं कि जब आप अपने हीरोज को बहुत कॉपी कर लेंगे तो आप उनसे एक स्टेप आगे या उनसे एक स्टेप अलग हो जाएंगे, और यही आपको आपकी पहचान देगा। बास्केटबॉल के एक मशहूर खिलाड़ी कोबी ब्रायंट का एग्जाम्पल ऑस्टिन यहाँ देते हैं। कोबी ब्रायंट का खुद का ये कहना है कि उनके सारे मूव्स उनके हीरोज के कॉपीड थे, लेकिन कॉपी करते करते उन्होंने ये पाया कि उनका शरीर वैसा नहीं है जैसा उनके हीरोज का था। इस पर उन्होंने अपने सारे मूव्स को अपने तरीके से ढाला, और यही जाकर फिर कोबी ब्रायंट के खुद के ओरिजिनल मूव्स बन गए। कोनन ओब्रायन ने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे कॉमेडियंस अपने अपने हीरोज को कॉपी करते गए। वो वैसा बन तो नहीं पाए, लेकिन कॉपी करते करते वो खुद ओरिजिनल बन गए। जॉनी कार्सन ने जैक बेनी को कॉपी किया, लेकिन वो जॉनी कार्सन बन गए। डेविड लेटरमैन ने जॉनी कार्सन को कॉपी किया, लेकिन वो सिर्फ डेविड लेटरमैन ही बन पाए। और कोनन ओब्रायन ने डेविड लेटरमैन को कॉपी किया,
लेकिन वो सिर्फ कॉनन ओब्रायन ही बन पाए। वो ये भी कहते हैं कि हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन नहीं पाते, लेकिन कॉपी करते करते हम खुद ओरिजिनल बन जाते हैं। ऑस्टिन ये भी कहते हैं कि हम इंसानों के लिए किसी चीज को परफेक्टली कॉपी करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जब भी हम किसी चीज को कॉपी करते हैं हम कुछ नया बना देते हैं, या तो उससे कुछ अलग या उससे कुछ ऊपर, लेकिन कुछ नया। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में बताए गए लेसन्स आपको अच्छे लगे हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में 2 चीजें जरूर बताएं। आपको इन सब लेसन्स में से सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगा, और दूसरा, क्या आप ये चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाया जाए? फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।